हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 10 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। हालांकि इन संख्याओं को हमने 9th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको इन संख्याओं के बिना इस चैप्टर की शुरुआत नहीं हो सकती है, इसलिए एक बार रिवाइज करते हैं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो नेचुरल नंबर हो, जो रियल नंबर हो, काउंटेबल हो, जिसकी गणना की जा सके, उसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक चलती हैं। ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जिसको इंग्लिश के अंदर होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जिसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक चले, लेकिन इसके साथ यदि अपन जीरो ऐड कर दे तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्राकृत और पूर्ण में अंतर इतना है कि इसमें प्राकृत में 0 नहीं है, जबकि पूर्ण के अंदर 0 है। 0 को छोड़ के सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर सम्मिलित होती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या के बाद में आता है पूर्णांक संख्या। कौन सी नंबर आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जिसको कैपिटल जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां से देखिए पूर्णांक संख्या ये 0 है। 0 से धनात्मक दिशा में बढ़ोगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस प्रकार अनंत। और यदि 0 से ऋणात्मक दिशा में भी बढ़ना है, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट 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 अनंत। यानी कहने का मतलब ये हुआ 0 से जो इधर वाली संख्या है इसको तो अपन कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। यह 0 से इधर वाली जो संख्या है इनका नाम होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या नाम होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो दिमाग में सवाल आएगा कि 0 क्या है? तो 0 ध्यान रखना, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 इस प्रकार की संख्याएं होती है। ध्यान बस ये रखना है 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद में जो संख्याएं आती हैं तो वो आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या, जिसको अपन कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा में बताऊं आपको, वे संख्याएं जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। एक शर्त होती है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन समझेंगे ये क्या मामला है। यहाँ पर p और q क्या है? p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है हर जो है ना, ये हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। p और q पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भिन्न लिखी 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप की है। फिर अपन देखेंगे p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक, देखो ऊपर p का मान 3 है, 3 क्या पूर्णांक में नहीं है? ये पूर्णांक संख्या बिल्कुल है। नीचे कितना 4 है, 4 भी पूर्णांक में है। तो 3/4 एक कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए -2/5 दे रखा है, क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक p बटे क्यू के रूप में है। किस रूप में है? p बटे क्यू के रूप में है। p का मान यहाँ देखोगे कितना? -2। यहाँ p क्या पूर्णांक है? पूर्णांक में देखते हैं -2 आया क्या? ये रहा -2 p का मान। और q का मान 5 है, 5 भी पूर्णांक में है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, मतलब पूर्णांक के अंदर है। तो ये p बटे क्यू के रूप में है। और यहाँ पर q का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होगी। जैसे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या 5, केवल 5 लिखा हुआ है, ये क्या परिमेय संख्या है? कोई भी संख्या सिंगल होती है उसके हर के रूप में अपन 1 लिख सकते हैं।
यानी 5 को मैं 5/a के रूप में लिख सकता हूँ। अब ये हो गया p/q के रूप में, और p/q के रूप में दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। जैसे कल आपसे कोई पूछ ले कि 4/0 क्या परिमेय संख्या हो सकती है? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसने सीधी शर्त दे रखी है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q का मान 0 दे रखा है, इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसके विपरीत जो आती है वो आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर जिसको q और यहाँ पर ऊपर c इसके द्वारा लिखा जाता है, ये इसका चिन्ह है, c यहाँ पर कॉम्प्लीट है। अब यहां से देखिए अपरिमेय संख्या, अब अपन देखने वाले अपरिमेय संख्या जिसको QC से द्वारा लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। अब बोलोगे कैसे? √2 है कि √2 को मैं √2/a के रूप में लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए ये √2 यानी p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन p का मान पूर्णांक होना चाहिए। क्या √2 पूर्णांक संख्या में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से √2, √3, √4 क्यों नहीं लिखा, √5 क्यों लिखा? क्योंकि √4 को मैं ये लिख सकता हूँ, √4 को रूट के अंदर 2 × 2 लिखूंगा और 2 बार आ जाएगा। आप जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या, इसलिए √4 भी एक परिमेय संख्या होगी हल करने पर। और उसके बाद में एक दिमाग में सवाल आता है, पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है ना 22/7, यह एक परिमेय संख्या। ऐसा क्यों? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। ये तो मान माना गया, लगभग बराबर है, ये माना गया है, इसलिए 22/7 एक भिन्न है और ये परिमेय संख्या है, और पाई है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में जो चैप्टर का नाम ही है वो संख्या आती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय प्लस अपरिमेय यानी सारी की सारी परिमेय, सारी की सारी अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है, जिसको अपन कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट जो मेन चैप्टर में यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले अपन समझेंगे प्रमेय क्या होता है। प्रमेय का मतलब ये होता है, कोई भी अपन को एक स्टेटमेंट दिया होता है, मतलब कोई कथन दे रखा होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसके माध्यम से अपन को अलग अलग प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है 4 और 21 दे रखी है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, मैं इसको ये देख सकता हूँ 4 > 21, इसका मतलब ये हुआ कि 21 बड़ा है 4 से। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 4 का भाग दे रहा हूँ 21 के अंदर, कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 20, 21 में से 20 गया 1। ये 4 क्या है? ये 4 भाजक है। क्या है? भाजक। और भाजक को मैं किससे लिख रहा हूँ? 20 से लिख रहा हूँ। ये 21 क्या है? 21 ये भाज्य है, और भाज्य को मैं a से लिख रहा हूँ। 5 क्या है? 5 ये भागफल है, और भागफल को मैं किससे लिख रहा हूँ? q से लिख रहा हूँ। किससे? q से। और शेष फल, ये 1 क्या है? शेष फल। और शेष फल को किससे लिखते हैं? r से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? r से। अपन ने छोटी क्लासों में ये भी समझ पड़ा कि ये जो 21 है किसके बराबर होगा? 21 होगा 4 × 5 + 1 के बराबर होगा। यानी 4 × 5 करोगे 20 + 1। यहाँ 21 क्या है? सर 21 यहाँ पर भाज्य है, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाज्य बराबर 4 क्या है? 4 यहाँ भाजक है, यानी भाज्य बराबर भाजक × 5 क्या है? 5 भागफल है, इंटू भागफल प्लस 1 क्या है? शेषफल है, तो प्लस शेषफल। अब देखो इस कथन को इस रूप में लिखते हैं। भाज्य को क्या लिख सकता हूँ? भाज्य को ये लिख सकता हूँ, तो a बराबर भाज्य को मैं क्या लिख सकता हूँ? b,
ए बराबर बी इंटू भागफल को मैं क्यू ले सकता हूँ तो बी क्यू प्लस शेषफल को मैं प्लस आर के रूप में ले सकता हूँ। अपन को स्टेटमेंट मिल गया ए बराबर किसके होता है, बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए अपन को मालूम है ए क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। अब यहाँ से देखिए ये जो शेषफल है ना, ये कभी भी या तो जीरो होगा, शेषफल या तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और जीरो नहीं आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। शेषफल को किससे लिखते हैं, आर से। शेषफल हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, आर बड़ा होगा किससे, जीरो से, और नीचे वाली जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ, यानी ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये जो बराबर है, यानी आर का मान या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये जो 4 है भाजक, आर का मान शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, अगर होगा तो भाग चला जाएगा। तो शेषफल हमेशा इस बी से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ आर है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन आर है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसी स्टेटमेंट, इसी कथन को अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हालांकि इसके सारे क्वेश्चन हैं, अपन विस्तार से पढ़ेंगे आगे के प्रश्नावली के अंदर। अब एक और चैप्टर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब ये होता है अपन को इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। और जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना, उसके जो सरण होते हैं ना, जितने भी सरण हैं उन सरणों को ही अपन क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी इनका संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। एचसीएफ अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कथन की सहायता से करेंगे, और इसके जो सरण होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, सरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के बारे में आपके जितने भी डाउट है, इस प्रश्नावली के बारे में जितने भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।